हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैश टैग सक्सेस विद दीपक में। आज का जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन या हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन मतलब होता है कैसे हेमोग्लोबिन टूटता है और बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है। हेमोग्लोबिन सिंथेसिस का मतलब है कैसे हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने रहें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं कैसे हमारा हेमोग्लोबिन टूटता है। ठीक है, पहले उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। हेमोग्लोबिन ये रहता कहाँ है? तो ब्लड में रहता है। ब्लड मतलब आरबीसी में रहता है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ब्लड का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, मतलब वो कितने दिन के लिए ज़िंदा रहता है? तो वो 120 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। ठीक है, उसके बाद इसको डिग्रेडेशन मतलब ये कहाँ पर मरता है? तो जैसे हम लोग मरते हैं तो हम लोग का शमशान घाट होता है, वैसे ही जो आरबीसी है वो भी मरता है तो उसका एक ग्रेवयार्ड होता है, उसको कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, शमशान भूमि। ठीक है, अब ये मेनली जो हेम कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन का टूटना। ठीक है, ये मेनली होता कहाँ है? तो स्प्लीन या लीवर के मैक्रोफेज में होता है। ठीक है, मैक्रोफेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लीजिए, पूछेगा स्प्लीन या लीवर के किस पार्ट में होता है हेमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन? तो मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज किसका? रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम का। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। आपको पता है अंडर नॉर्मल कंडीशन में अप्रॉक्स 200 बिलियन इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि हमारा जो बॉडी है उसमें कितना ब्लड पाया जाता है। अगर कोई 70 केजी का इंसान है तो उसमें कितना होगा? 5 से 6 केजी ब्लड होगा। ठीक है, और उसमें हेमोग्लोबिन कितने होंगे? तो डेली का जो हेमोग्लोबिन है वो 6 ग्राम होता है। ठीक है, अब जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, इसका जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है? बिलिरुबिन। कैसे? ये एक टिपिकल बस 3 स्टेप का प्रोसेस है। शॉर्ट में और भी ज़्यादा है लेकिन स्टार्टिंग में ये याद रखिए जो मेन स्टेप है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये टूटता है 2 पार्ट में। ठीक है, क्या में? HEME, हेमी और ग्लोबिन। ठीक है, ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीनियस पार्ट है। ये बाद में टूटता है अमाइनो एसिड में और फिर वो फिर से रिसाइकिल हो जाता है, मतलब फिर से हमारे बॉडी के द्वारा यूज हो जाता है। और ये जो हमारा हेम है वो नॉन प्रोटीनस बॉडी है, पार्ट है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? इसके बीच में एक आयरन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। ये आयरन क्या होता है? लीवर के द्वारा फिर से यूज कर दिया जाता है। क्यों? नया हेमोग्लोबिन बनाने में। ठीक है, अब क्या बचा? सिर्फ हेम। तो हेम का क्या होगा फ्यूचर? जो हमारा हेम है वो सबसे पहले क्या में चेंज होगा? तो बिलिवर्दिन। क्या? BILIVERDIN। ये बिलिवर्दिन होता क्या है? इसका कलर होता है ग्रीन। जैसे कि कोई पक्षी, सबको आप देखे होंगे पोती करते हुए, या जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसका जो पोती होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं बिलिवर्दिन। ठीक है, अब ये बिलिवर्दिन क्या में चेंज होगा? बिलिवर्दिन चेंज हो जाएगा बिलिरुबिन में, जो मेनली हमारे पोती से निकलता है। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन मेनली इसमें 3 ही स्टेप होता है। क्या? हेम से बिलिवर्दिन बनना, बिलिवर्दिन से बिलिरुबिन बनना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। तो इंड प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? बिलिरुबिन। यहाँ तक आप समझ गए? अब ये जो इंड प्रोडक्ट है वो जाता कहाँ है?
तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो ग्लोबिन पोर्शन था वो क्या है, बाद में टूटता है, अमाइनो एसिड बनता है और वो बॉडी के द्वारा दोबारा यूज हो जाता है। और जो आयरन पाथ है वो क्या हो जाता है, फिर से लीवर में चला जाता है ताकि नया हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है। अब जो पोरफायरिन, हेमोग्लोबिन में कौन सा पाथ, देखिए हेमोग्लोबिन भी 2 पाथ से बना होता है। एक तो आयरन होते हैं, एक पोरफायरिन पोर्शन होता है। तो आयरन वाला तो चला जाता है रीयूज के लिए, जो पोरफायरिन वाला पोर्शन होता है वही डिग्रेडेड होता है कहाँ कहाँ, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। लेकिन अगर पूछेगा आपको कोई कि ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट कौन कहलाता है, तो वो होगा स्प्लीन। ये याद रखिएगा। डिग्रेडेशन 3 जगह हो सकता है, लेकिन जो वो ये मेन है ग्रेवयार्ड वो है स्प्लीन। ठीक है। चलिए अब ये क्या कर रहा है, हेम ऑक्सीजनेज। आपको मैंने पहला प्रोसेस क्या बताया था, आपने कभी पहले पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसको याद कर लीजिए, एकदम ही इजी हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ठीक है। तो बस इसमें यही 2 प्रोसेस होगा, या तो हीम का ऑक्सीजनेज होगा या हीम का रिडक्टेज होगा। ठीक है। तो अब याद करने का ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है। पहले हीम से क्या बना, बिली भर दीन। देखिए यहाँ पर क्या आया, दीन, दी, मतलब क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में भी क्या आता है, डी, मतलब कि हेम से बिलीवर्डिन बनेगा। तो इसमें कौन सा एंजाइम आएगा, हेमी ऑक्सीजनेज। ठीक है। अब दूसरा क्या है, बिलीवर्डिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन। देखिए क्या आया लास्ट में, आर, रिडक्शन क्या से होता है, आर से। तो बिलीरुबिन से बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनने में कौन सा एंजाइम आएगा, हेमी रिडक्टेज। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है। जो हेमी ऑक्सीजनेज है ये क्या करता है, हेम को कैटाबोलाइज करता है। ठीक है। और क्या बनाता है, बिलीवर्डिन। ठीक है। यहाँ तक समझ, देखिए ये पिक्चर, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। ठीक है। अब ये हेमोग्लोबिन में चेंज होता है, जो आरबीसी में मेन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को क्या किया है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, हेमीग्लोबिन, ग्लोबिन अमाइनो एसिड में चेंज होके फिर से रीयूज हो जाता है। और जो हेम है उसका आयरन रीयूज हो जाता है। और जो पोरफायरिन वाला पार्ट है हेमी ऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में क्या में चेंज हो जाता है, बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये क्या में चेंज हो जाता है, बिलीरुबिन। यहाँ तक तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये होता कहाँ है, तो मैक्रोफेज में होता है, किसके अंदर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। यहाँ तक आप समझ गए, आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जो हेमी ऑक्सीजनेज है ये कैसे चेंज करता है, तो ये यूटिलाइज करता है NADPH और ऑक्सीजन को। ठीक है। जो क्लीवेज करता है मिथेनॉल ब्रिज को, किसमें, 2 पायरोलिंग में। इसको हम, ये जो पायरोलिंग है ये सब हम सिंथेज में जाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि जो हेम्स ऑक्सीजनेज है ये NADPH और O2 को यूज करके जो पायरोल ग्रुप में क्या होता है, मिथेनॉल ब्रिज होता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है। और क्या बनाता है, बिलीवर्डिन। अब क्या है, इसमें जो आयरन होता है वो निकल जाता है और वो फिर से यूज होता है क्या में, नया हेमोग्लोबिन बनाने में। ठीक है। और जो आयरन है वो फेरस आयरन रहता है, लेकिन बाद में ऑक्सीडाइज करके कैसा बन जाता है, फेरिक आयरन। हर जगह फेरिक आयरन होता है यूज, अगर नया हेमोग्लोबिन भी बनाना है तो फेरिक आयरन। ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है कि हेम का क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, NADPH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हेम ऑक्सीजनेज है वो ऐड कर रहा है कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। कहाँ पर ऐड कर रहा है, तो पायरोल 1 और 2 के बीच में जो मिथाइन ब्रिज है ना वहाँ पर। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, आपको पिक्चर में समझ में आ जाएगा। ये क्या है, हेमी ऑक्सी क्या है, ये हेम है, मतलब कि ब्लड है। हेमोग्लोबिन का जो हेम है ना
वो पाथ ये है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, NADPH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या ऐड हो रहा है, OH ऐड हो रहा है बिटवीन 1 and 2 पायरोल ग्रुप। पायरोल ग्रुप मेनली 4 पायरोल ग्रुप से मेनली ये हेम बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा फेरस है, देखिए यहाँ पे क्या है, Fe2+, वो चेंज हो जाएगा Fe3+ में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ये क्या बना देगा, बिलीवर्डिन बना देगा। क्या कहा था, लीनियर चेन में जो ये क्या है, साइक्लिक है ना, बिलीवर्डिन जो रहता है वो लीनियर चेन रहता है, तो ये उसको तोड़ने का काम करता है। देखिए वही लिखा हुआ है। बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और जो आयरन जो मेनली लोग को जोड़ा हुआ है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या रिलीज कर देता है। किसके साथ, तो CO2 के साथ, ठीक है। CO2 नहीं, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। और क्या बनाता है, बिलीवर्डिन। ये मेनली कितने रिंग होते हैं, इसमें 4 रिंग होते हैं, टेट्रापायरोलीन। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ये क्या करता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ये मेनली कार्बन 3 और 4 इस पे अटैक करता है और उसको क्या बना देता है, बिलीरुबिन, ठीक है। तो बिलीवर्डिन का अगर पूछेगा ऑक्सीजनेज कौन से कार्बन पे, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 को तोड़ता है, ठीक है। कार्बन 1 2 नहीं, पायरोल ग्रुप 1 और पायरोल ग्रुप 2। और जो बिलीवर्डिन रिडक्टेज है वो पायरोल ग्रुप 3 और पायरोल ग्रुप 4 इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, जो हमारा हेम है वो 4 पायरोल ग्रुप से बना होता है और साइक्लिक फॉर्म में, और जब वो डिग्रेडेशन होता है तो लीनियर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। जो हमारा इंड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो हमारा जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या है, बिलीरुबिन, ठीक है। और कुछ कुछ पक्षी में चिड़िया में क्या होता है, बिलीवर्डिन होता है, ठीक है। वो बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और बिलीरुबिन का कैसा कलर होता है, तो ब्राउन, ठीक है, ब्राउन या येलो। ये डिपेंड्स करेगा वो यूरिन से निकल रहा है या स्टूल से निकल रहा है। अगर यूरिन से निकल रहा है तो वो येलो कलर का होगा, और अगर स्टूल से निकल रहा है तो वो ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। ये तो आगे का बात है। अभी क्या निकला इंड प्रोडक्ट, अगर ऑक्सीजन, ये पहला क्या था रिएक्शन, हीम से क्या बनना, बिलीवर्डिन, तो बिलीवर्डिन का इंड प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। किसके लिए, हेम ऑक्सीजनेज के लिए, ठीक है। और इसके साथ क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और क्या हुआ, तो फेरस फेरिक में बदला, ठीक है। ये मेनली ये जो पहला रिएक्शन था इतने चीज़ इसमें हुए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जो बिलीवर्डिन है इसका फेट मतलब ये बाद में क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर ये बर्ड या एम्फीबियन है तो इसमें तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे इंसान या कुछ मैमल्स हैं उसमें बिलीवर्डिन क्या में चेंज हो जाता है, बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। किसके द्वारा, तो बिलीरुबिन रिडक्टेज के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लीजिएगा, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना बिलीरुबिन बनता है, तो 35 mg मतलब 35 मिलीग्राम बनता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डेली कितने बिलीरुबिन बनते हैं, 250 से 350 मिलीग्राम, ठीक है। जो बाइल पिगमेंट हैं वो इक्वल तो होते हैं बिलीरुबिन, जितना बिलीरुबिन रिलीज होगा उतना ही बाइल पिगमेंट रिलीज होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बाइल पिगमेंट कहाँ से आ गया, चलिए आगे बढ़ाती हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, इसका क्या काम है, तो ये क्या में चेंज किया था, याद कीजिए ऊपर, ये क्या किया था, बिलीवर्डिन को चेंज किया था बिलीरुबिन में, ठीक है। तो इसको बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये NADPH पे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये जो बिलीवर्डिन का ग्रुप था ना, 3rd और 4th, उसमें ये क्या करता है, क्लीवेज करता है, ठीक है। और क्या बनाता है, बिलीरुबिन। यहाँ तक आप समझ गए। ये फिर से वही पिक्चर आ गया। अब बिलीरुबिन क्या है, तो बिलीरुबिन एक जो अभी बना है ना, जैसे कि क्या बना, हेम से बना बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन है क्या, ये अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड नहीं,
अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। ठीक है, अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन लिपिड होता है। ठीक है, तो अब इनसॉल्युबल इन वाटर है और ये क्या है, हमारे शरीर में रहेगा तो टॉक्सिक होगा, मतलब हार्म करेगा, तो इसको बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, एल्बुमिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन उसके साथ ये बाइंड करता है नॉन कोवैलेंटली। क्या हुआ, बिलिरुबिन क्या है, इनसॉल्युबल होता है वाटर से, तो इसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एल्बुमिन से बाइंड कर देते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको शरीर से बाहर निकलना, नहीं तो आपने सुना होगा जॉन्डिस होने का डर रहता है, और उससे भी ज़्यादा हो गया तो कर्निक जो दिमाग में क्या होता है, मेरे लिए बुखार आ जाता है जॉन्डिस के कारण, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो बिलिरुबिन दिमाग में चला जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है, कर्निक बीमारी हो जाता है। तो बिलिरुबिन को रिमूव करना ज़रूरी है। तो अनसॉल्युबल है तो कैसे रिमूव होगा, तो इसको सॉल्युबल में हम चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होता है, हमारा बॉडी सब ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, तो ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसको क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, नॉन कोवैलेंट नहीं, नॉन कोवैलेंट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, बाइंड कर दिया। अब बाइंड करने में क्या कह रहा है कि अप्रॉक्स 25 मिलीग्राम बिलिरुबिन कितने से बाइंड करता है, तो एल्बुमिन भी दो तरह का होता है, हाई एफिनिटी साइट और लो एफिनिटी साइट। तो ये जो बाइंड करता है ना बिलिरुबिन, वो हाई एफिनिटी साइट से बाइंड करता है और उसके बाद बाइंड करके ये कहाँ चला जाता है, तो ये लीवर में चला जाता है। देखिए ये याद रखिएगा, जो एल्बुमिन है वो दो तरह का होता है, हाई एफिनिटी साइट और लो एफिनिटी साइट। अगर ये बाइंड करेगा हाई एफिनिटी साइट पे तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीवर में, लेकिन अगर ये बाइंड करेगा लो एफिनिटी साइट तो ये इंटर कर जाएगा टिश्यू में। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिलिरुबिन जो बाइंड करता है वो हाई एफिनिटी साइट ऑफ एल्बुमिन से बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तब ये लीवर में चला गया, लीवर में मिली क्या, ये अंदर तक जाता है, नहीं, साइनसॉइड होता है। ठीक है, ये लीवर है, इसके आगे साइनसॉइडल है। इस साइनसॉइडल को जब ये क्रॉस करता है, कौन, बिलिरुबिन, क्योंकि इस बिलिरुबिन डायरेक्ट साइनसॉइड को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये बाइंड करता है एल्बुमिन को उसके साथ। जब ये साइनसॉइड को क्रॉस करता है तो हमारा क्या है, जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और सिर्फ बिलिरुबिन कहाँ चला जाएगा, लीवर में। तो ये बिलिरुबिन कैसा होता है, अनकंजुगेटेड। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कुछ ड्रग जो होते हैं ना, जैसे कि क्या है, सल्फोनामाइड, सेलिकाइलेट, ये डिस्प्लेस कर देते हैं किससे, बिलिरुबिन को और एल्बुमिन को, जिसके कारण क्या होता है, बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है और हमारे शरीर में बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है और ये इंटर कर जाता है ब्रेन में। कभी कभी ये न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका निकलना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ठीक है, तो अब बिलिरुबिन लीवर में चला गया तो बिलिरुबिन अलग चला गया, ये तो बता दिया मैंने कि जब साइनसॉइडल हेपेटोसाइट को ये क्रॉस करता है, कैसे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो बिलिरुबिन और एल्बुमिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है, एल्बुमिन फिर से ब्लड में चला जाता है और बिलिरुबिन कहाँ चला जाता है, लीवर में इंटर कर जाता है। ठीक है, अब लीवर में जब चला गया तो ये जो बिलिरुबिन है वो बॉन्ड करता है किसके साथ, तो लिगांडीन और प्रोटीन बाई के साथ। याद रखिए क्या, लिगांडीन और प्रोटीन बाई, किस लिए, तो इसको सॉल्युबल बनाने के लिए। और वापस मैंने जैसे कि ये हमारा साइनसॉइडल को पास किया, ठीक है, ये लीवर में, तो ये वापस बिलिरुबिन फिर से ब्लड में ना चला जाए, इसके लिए कौन सा दो प्रोटीन हेल्प करता है, लिगांडीन और प्रोटीन बाई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए हमारे लीवर में बिलिरुबिन चला गया, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो उसको वापस जाने से कौन रोकता है, तो ये दो प्रोटीन, कौन सा, लिगांडीन और प्रोटीन बाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये पिक्चर्स के थ्रू बताया है। ब्लड में क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, वो एल्बुमिन के साथ मिला और क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। अब ये क्या किया, हेपेटिक साइनोसाइड को क्रॉस किया और बिलिरुबिन और जो एल्बुमिन का कॉम्प्लेक्स था वो टूट गया। एल्बुमिन फिर से बॉडी में ब्लड में चला गया और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर में आ गया। अब इसको बैक फ्लो से बचाने के लिए कौन सा दो है, प्रोटीन लिगांडीन और प्रोटीन बाई, ठीक है। अब क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, कौन सा, तो ग्लूकोरोनिक एसिड। ये ग्लूकोरोनिक एसिड करता क्या है, तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देता है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या करता है, पूछेगा कौन सा एंजाइम या एसिड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में चेंज करता है, तो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ इसका क्या हो जाता है, कंजुगेशन हो जाता है और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड में बदल जाता है। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। अब ये जब सॉल्यूबल इन वाटर हो गया तो ये बिलियरी अब बाहर निकलेगा। बाहर में क्या तैयार है, आपको तो लीवर का स्ट्रक्चर पता होगा, जैसे कि हमारा लीवर है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये बाहर निकलेगा, लीवर के साथ में क्या होता है, बाइल डक्ट होता है इधर, ठीक है। जहाँ पर आके मिलता है कौन सा, ये जो हेपेटिक वेन है और ये वाइल वेन है एक जगह आके मिलता है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो बिलिरुबिन है और हमारा बाइल सिस्टम दोनों मिलता है और इसको कहाँ भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत ही ज़रूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि निकलेगा कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, किसके हेल्प से, तो वाइल जूस के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइड, ठीक है। वो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन को 2 फेज में चेंज करता है। अगर ईरो बिलिरुबिन में चेंज किया, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, पोती के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो मिली 90%। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ईरो बिलिरुबिन जेन और क्या होता है, अस्तर को एक और अगल बाद में बताऊंगी, ठीक है। जो ईरो बिलिनोजेन है ना, वो हमारे पोती के द्वारा बाहर निकल जाता है और इसका कलर कैसा होगा, याद करने का तरीका, यूरिन कैसा होता है, तो हमेशा पीला होता है, येलो। और जो अस्तूल पोती से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, अस्तूल कहते हैं, ठीक है। तो अस्तूल कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो ईरोबिलिनोजेन जो होता है वो ब्राउन कलर का होगा। और 10% क्या होता है, ये जो ईरोबिलिनोजेन है वो फिर से वापस चला जाता है पोर्टर वेन के द्वारा हमारे लीवर में, और लीवर से वो फिर से क्या हो जाएगा, हमारे वाटर में, कहाँ, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से वो कहाँ चला जाएगा, किडनी में, और जो बाथरूम के थ्रू ये बाहर निकलेगा। एस्टेरिको बिलिरुबिन की तरह नहीं, गलत है, एस्टेरिको बिलिरुबिन की तरह वो कहाँ निकलता है, पोती में निकलता है, स्टूल की तरह। और जो किडनी में निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ईरोबिलिनोजेन की तरह, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। चलिए अब हमारा क्या क्या हुआ, तो बिलिरुबिन लिया गया लीवर के द्वारा, फिर बिलिरुबिन को हम चेंज किए बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड में। अब इसके बाद ये क्या हो गया, बाइल जूस के द्वारा कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया और उसका एक्सक्रीशन हो गया किस फॉर्म में, तो ईरोबिलिनोजेन में। अगर एक्सक्रीशन 90% तो बाहर निकल जाता है, 10% फिर से लीवर में चला जाता है, लीवर से वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से किडनी में चला जाएगा, किडनी में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये मेनली हुआ। तो अब इसको लिख के बताया है। पहला क्या काम था, अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय लीवर। तो कैसे लेता है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को नन कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है एल्बुमिन से। अब एल्बुमिन क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हेपेटोसाइट में इंटर करता है, और जब इंटर करता है तो बिलिरुबिन फिर से यूज हो जाता है, और सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और वो फिर से ब्लड में न चला जाए अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, उसका ध्यान रखता है ये 2 प्रोटीन, कौन सा, लिगांडीन और प्रोटीन बाई, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन
ग्लूकोनाइड। ये बताया था ना कि बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं क्या में, कंजुगेटेड में, किसके हेल्प से, ग्लूकोरोनिक एसिड के हेल्प से। तो ये जब ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्शन करता है या कंजुगेशन करता है तो क्या का फॉर्मेशन करता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। ठीक है, किस एंजाइम के हेल्प से, तो बिलिरुबिन ग्लूकोरोनो सल्फाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, अब इसके बाद ये मोनो से डाई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोनोग्लूकोरोनाइड है ना वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बिलिरुबिन का कंजुगेशन हो गया। ठीक है, कंजुगेशन किससे हुआ, तो यूडीपी ग्लूकोरोनेट से। ठीक है, तो अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा लीवर में, किस फॉर्म में, तो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड में। ठीक है, लीवर में चला गया, तो लीवर में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पे क्या होगा, ये तो ऊपर में अभी रिएक्शन बताया यही। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू बाइल। अब क्या है, जब बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड बन जाएगा तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाइल के नालिकुली में जाएगा, फिर बाइल के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर क्या ये अनकंजुगेटेड होता है, नहीं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कभी भी स्क्रीट नहीं होता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है। कौन सा निकलता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर से कहाँ जाएगा, बाइल के नालिकुली में। अब बाइल के नालिकुली मतलब जहाँ पे बाइल डक्ट होता है, वहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और कैसा होगा, एनर्जी डिपेंडेंट। और इसके जो प्रोसेस है उसको रेट लिमिटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये प्रोटीन MRP2 के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, MRP2 का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस लाइक प्रोटीन 2, जिसको हम और भी क्या कह सकते हैं, MOAT कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। ये बहुत याद रखिएगा, कौन सा, एक तो वो जो रिएक्शन हुआ था लीवर के अंदर, ठीक है, कौन उसको बैक फ्लो से बचाता है, कौन सा, दो प्रोटीन, लिगांडीन और कौन सा था, प्रोटीन बाई, और दूसरा ये क्या, तो जो कैनालिकुली के अंदर कौन सा दो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दो प्रोटीन नहीं, एक ही प्रोटीन है, उसका नाम है MRP2। ठीक है, जो इसको हेल्प करता है क्या में, तो ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, दोनों नहीं, एक ही MRP2। ठीक है, जिसको मोत भी कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये उसको लीवर इम्पेयरमेंट से बचाता है। ये स्टेप, लीवर ख़राब होने से ये बचाता है स्टेप, कौन सा, MRP2, जो लेट लिमिटिंग प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि फिर से अगर बिलिरुबिन लीवर में चला गया तो बहुत ही लीवर के लिए हार्म कर सकता है, क्योंकि बिलिरुबिन क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या है, चौथा, फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, किसके मदद से, अभी ऊपर बताया था ना, एंजाइम बीटा ग्लूकोरोनोडेज की मदद से। ये क्या करता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड को चेंज कर देता है यूरोबिलिनोजेन में। ये मेनली कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में जाता है और जब ये बाहर निकलता है, कौन, यूरोबिलिनोजेन, तो ये दो तरह से बाहर निकल सकता है। ठीक है, एक तो यूरिन में, नहीं तो दूसरा किस में, स्टूल में। अगर ये स्टूल के थ्रू निकलेगा तो कैसा कलर में निकलेगा, ब्राउन कलर में। अगर यूरिन के थ्रू निकलेगा तो कैसा कलर में निकलेगा, येलो कलर में। चलिए आगे देखते हैं, सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कुछ जो यूरोबिलिनोजेन होता है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है लीवर के द्वारा, और फिर से उसका वही प्रोसेस चलता है जो पहले से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ में कितना, 10% ही, ज़्यादा नहीं, और वो भी किस लिए, ताकि वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल सके। मतलब हमारा जो बिलिरुबिन है वो दो तरह से बाहर निकलता है, एक तो स्टूल के थ्रू, दूसरा यूरिन के थ्रू। ठीक है, अगर स्टूल के थ्रू निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच गया जो वापस लीवर में चला गया, वो कैसे निकलता है, तो यूरिन के थ्रू। ठीक है,
तो ये हमारा बिलिरुबिन का फेट भविष्य क्या हो सकता है। तो बिलिरुबिन का भविष्य ये होगा कि मेनली तो हमें पता है कि जो यूरोबिलिनोजेन फॉर्मेशन हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, वो कैसा कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक्रीट हो जाएगा किसके द्वारा, तो हमारा किडनी के द्वारा। कैसे, तो बताया था ना कि दो तरह से ये एक्रीट होता है, एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, नहीं तो दूसरा किडनी के द्वारा। अगर किडनी के द्वारा एक्रीट होगा तो वो क्या होगा, यूरोबिलिन। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन अभी तक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूरोबिलिनोजेन है। ठीक है, ये एक्रीट हो जाता है 90% स्टूल की तरह। 10% क्या होता है, ये फिर से कहाँ चला जाता है, लीवर में, लीवर से ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये किडनी में चला जाता है, किडनी से यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में, यूरोबिलिन फॉर्म में। और इसका कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन जो 90% है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला है, वो क्या है, स्टर्कोबिलिन, जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और ये मेनली फीकल या स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको ये डिग्रेडेशन ऑफ क्या, हेमोग्लोबिन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं समरी बता देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हेमोग्लोबिन दो फॉर्म में टूट गया, क्या में, हेमी में और ग्लोबिन में। ग्लोबिन प्रोटीनस पाथ था, हेमी नॉन प्रोटीनस पाथ था। प्रोटीनस पाथ क्या हो गया, अमाइनो एसिड में टूट गया और वो फिर से कहाँ चला गया, रीयूज होने के लिए चला गया। अब जो हेम पाथ है, हेम पाथ में क्या हो गया, एक आयरन वाला पाथ है जो फिर से क्या करता है, नया हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और जो पोरफेरिन वाला पाथ है उसका क्या हो गया, पहले रिडॉक्स रिएक्शन, याद रखिए क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। तो हेम का क्या हो गया, पहले हेम ऑक्सीजनेज हो गया और ये बन गया बिलिवर्दिन। बिलिवर्दिन या तो एम्फीबियन ये सब या बर्ड रहा तो वो क्या होगा, उसका स्क्रिटरी प्रोडक्ट होगा और स्क्रिटरी में इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और अगर हमारे में है तो ये बिलिवर्दिन क्या हो जाएगा, रिडक्टेज हो जाएगा और क्या में बन जाएगा, बिलिरुबिन। और जो बिलिरुबिन बनेगा ये मेनली कैसा होता है, अनकंजुगेटेड होता है। क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। तो ये क्या करेगा, हेपरिन नहीं, एल्बुमिन के साथ क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा और लीवर में आ जाएगा। लीवर में दो एंजाइम होते हैं जो इसको बैक फ्लो से रोकते हैं, लिगांडीन और प्रोटीन बाई। ठीक है, जब ये लीवर में आएगा तो इसका जो एल्बुमिन है ये क्या हो जाएगा, फिर से इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब लीवर में क्या बचा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किससे, ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। किसके प्रेजेंस में, तो बीटा ग्लूकुरोनिडेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, वो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा कहाँ चला जाएगा, बाइल कैनालिकुली में आ जाएगा। वहाँ पर एक प्रोटीन होता है MRP2 जो इसको क्या करता है, इसको हेल्प करता है कि वो कहाँ आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए और इसको कन्वर्ट कर देता है यूरोबिलिनोजेन में। अब जब यूरोबिलिनोजेन का दो काम हो सकता है, या तो वो फीकल के थ्रू बाहर निकल जाए या क्या है, बहुत कम परसेंटेज होता है, 90% क्या होता है, फीकल के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन 10% क्या होता है, फिर से लीवर में चला जाता है और लीवर के बाद वो फिर से ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो किडनी में चला जाता है और किडनी के थ्रू उसका क्या होता है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यूरिन के थ्रू जो बाहर निकलता है उस समय जो हमारा यूरोबिलिनोजेन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में जो येलो कलर का होता है। ठीक है, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अगर बाहर निकल रहा है स्टूल में तो उसको कहेंगे स्टर्कोबिलिन जो मेनली ब्राउन कलर का होता है। इसी के साथ क्या हो गया, हमारा हेम डिग्रेडेशन खत्म हुआ।